हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल लड्डू ब्रोज। आई एम विश्वास। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो जितने तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे हम लोगों ने सब किया है अभी तक। और मुझे नहीं लगता अब आर.एस. अग्रवाल को लगाने में या फिर आर.डी. शर्मा को लगाने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत होने वाली है। आप इस समय, मैं कह सकता हूं कि आप लगभग सारे सवाल लगा सकते हैं, सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के। ये एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 5.4। इसको कोई छूता ही नहीं है बेचारे को, क्योंकि नीचे लिख रखा है बुक ने, दीज एक्सरसाइजेज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है तो इसको कोई पढ़ाता ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे सीखा नहीं जा सकता कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 121, 117, 113 डॉट 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 इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा है पहले ही। ठीक है, तो ये एक एपी है। ठीक है, एपी ही दिख रहा है मुझे। इस एपी का पहला टर्म कितना है? 121। कॉमन डिफरेंस कितना है? -4। ठीक है, इस एपी का मुझे सबसे पहला नेगेटिव टर्म पता करना है। तो ऐसा करते हैं, सपोज द nth टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म an। लेकिन अभी तक कोई मदद तो मिली नहीं। लेकिन क्योंकि an हम लोगों का पहला नेगेटिव टर्म है, इससे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि an इज लेस देन 0। an इज लेस देन 0 यानी कि an को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n-1d इज लेस देन 0। इसका मतलब a की और d की वैल्यू रखो, तो 121 प्लस n-1 -4 इज लेस देन 0। ठीक है, ऐसा मैंने इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी बताई थी कुछ, कि a और b अगर दो नंबर हैं और a इज ऐसे है, ठीक है, तो इन दोनों में से अगर सेम नंबर माइनस करोगे तो इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी, यानी a माइनस सी इज अगेन लेस देन b माइनस सी। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ था। तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ से 121 माइनस कर देते हैं, यानी कि n-1 -4 इज लेस देन 0 - 121 यानी -121। इसका मतलब फिर से, और ऐसा कुछ बताया था कि a इज लेस देन b है। ठीक है, और कोई अगर नेगेटिव नंबर है उससे मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। d इज इक्वल टू e इज इक्वल टू नेगेटिव अगर कर दूं तो a ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी बदल जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, दोनों साइड -1/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n-1। ठीक है, इनइक्वालिटी साइन इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, -1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा? कट के 1 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 121/4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब n इज लेस देन। ठीक है, अब ये पहली वाली प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। ठीक है, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए वैलिड है, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इसके लिए भी वैलिड है। तो n is greater than 121/4 plus 1, n is greater than 125/4, therefore n is greater than 31 point कितना हो जाएगा? 31.25। ठीक है, n is greater than 31.25। ऐसे आंसर की हम लोगों ने मांग तो नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैथमेटिक्स ने ऐसा आंसर दिया है। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि अगर n की वैल्यू 31.25 से बड़ी होगी तो मुझे मिलने वाला जो हर नंबर है वो नेगेटिव होगा। इस पर एक क्वेश्चन में और बात हो चुकी है पहले। ठीक है, इससे पहले किसी वीडियो में बात हुई थी। तो n इज ग्रेटर देन 31.25 के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन नेगेटिव मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हमें पता है, इतने दिन से हम लोग इसको कर रहे हैं, हमें एक्सपीरियंस से पता है कि n की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, तो इससे जस्ट बड़ा
जो पॉजिटिव इंटीजर है वो कितना है 32, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू 32 रखूंगा तो मुझे इस AP का पहला नेगेटिव टर्म मिलेगा। तो यानी n इज इक्वल टू 32 ही मेरा आंसर है। यानी 32nd टर्म इज माय फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस AP। क्लियर? ये अगर ना समझ में आया हो तो इसमें सारी की सारी वैल्यू रख के देख लेना, तुम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस पर बात कर चुके हैं हम लोग पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 of this exercise. The sum of third and seventh terms of an AP is 6. क्या दे रखा है? A3 plus A7 is equals to 6 and their product and A3 into A7 is equals to कितना दिया है? 8. Find the sum of first 16 terms of the AP. अपने को क्या पता करना है? S16. ठीक है, हो जाएगा। कैसा देख के लग रहा है, क्या आने वाला है? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आने वाला है। A3 को लिखते हैं पहले। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है, A प्लस 2D प्लस A प्लस कितना 6D इज इक्वल टू 6, है ना। 2A प्लस 8D is equals to 6, ठीक। A3 into A7 is equals to 8. A3 is equals to A plus 2D into A plus 6D is equals to 8. अच्छा, अब ये तो दूसरे तरीके का सवाल हो गया। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? A की वैल्यू उठा के मुझे कहीं रखनी पड़ेगी इसमें, या फिर D की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो रखते हैं। A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3 माइनस 4D हो जाएगा। 3 माइनस 4D हो जाएगा A की वैल्यू। यहां से इस A की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट करो। इसका मतलब कि 3 माइनस 4D प्लस 2D, 3 माइनस 4D प्लस 6D इज इक्वल्स टू 8। इसका मतलब 3 माइनस 2D, 3 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 8। ओह, दैट्स सो सिंपल। अगर कुछ और होता तो शायद 9 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। इसका मतलब 9 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4D स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब D इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। ये प्लस माइनस 1/2 का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर 1/2 को मैं स्क्वायर करूंगा, ठीक है, तो भी मुझे 1/4 मिलेगा, और माइनस 1/2 को स्क्वायर करूंगा तो भी 1/4 मिलेगा। तो यानी D की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? प्लस माइनस 1/2, ठीक है। तो D की वैल्यू प्लस माइनस 1/2। इससे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि असल में दो तरीके की AP हैं जिनके साथ ऐसा होने वाला है, ठीक है। तो पहले तरीके की AP के लिए, ठीक है, फॉर फर्स्ट AP D इज इक्वल टू 1/2, तो उसके लिए A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? A इज इक्वल टू 3 माइनस 4D इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1/2, ठीक है। तो 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट AP के लिए क्या होगा? D इज इक्वल टू 1/2 होगा, A इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और दूसरे तरह के AP के लिए, फॉर सेकेंड AP D इज इक्वल टू माइनस 1/2 होगा, A इज इक्वल टू क्या होगा? A तो यही है, तो 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1/2, A इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो दूसरे AP के लिए D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू माइनस 1/2 एंड A इज इक्वल टू 5। ये दूसरी वाली AP के लिए है, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है S16, ठीक है, S16 निकालना है। तो अब हो जाएगा, अब तो हो जाना चाहिए।
तो फॉर फर्स्ट एपी S16 इज इक्वल्स टू 16/2, 2a a की जगह 1 प्लस 16 माइनस 1, d कितना है 1/2, 16/2, 2 प्लस 15/2 इज इक्वल टू 16/2 इंटू ये कितना हो जा रहा है 19, 19/2 ये कट गया, इससे कितना आ रहा है आंसर इसका 4 इज इक्वल टू 76। तो S16 इज इक्वल टू 76 एक एपी के लिए, एक तरह की एपी के लिए। दूसरे तरह के एपी के लिए कितना हो जाएगा फॉर सेकेंड एपी, दूसरी वाली एपी के लिए फॉर सेकेंड एपी ए कितना है 5, डी कितना है -1/2, तो S16 निकलेगा 16/2, 2a 2 इंटू 5 प्लस 16 माइनस 1 -1/2 इज इक्वल टू 16/2, 10 माइनस 15/2, तो ये कितना हो रहा है 16/2 एंड 2 5/2, ये हो जा रहा है 4, तो S16 इज इक्वल टू 20। तो एक एपी के लिए आंसर है 76, एक एपी के लिए आंसर है 20। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of wood required for the rungs? तो क्या पूछ रहा है अपने से पूछ रहा है कि एक सीढ़ी है, ठीक है, उस सीढ़ी के साथ क्या है, जो सबसे नीचे वाला रंग है, ठीक है, वो 45 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाला रंग है, रंग मतलब ये जो पाया होता है सीढ़ी का 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये ऐसे है कुछ, बीच में कितनी सीढ़ियां हैं ये नहीं पता, ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है अपने से अब, हाँ, और ये दे रखा है कि जो बॉटम और टॉप वाला रंग के बीच में दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी है, इतनी है, ठीक है, और एक के बीच में इसके और इसके बीच में कितनी दूरी है, ठीक है, सबसेक्वेंट रंग के बीच में दूरी कितनी है, तो ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दे रखा है 25 सेंटीमीटर। मुझसे पूछ रहा है कि कितनी लकड़ी मुझे जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मुझे कितना लंबा लकड़ी मुझे चाहिए कि मैं उनको काट के इनके रंग्स बना सकूं, ठीक है, मुझे सिर्फ रंग की लकड़ी से मतलब है, मुझे इस सीढ़ी का जो पाया है मुझे उसमें लगने वाली लकड़ी से सिर्फ मतलब है, ठीक है, तो यानी जो सबसे बड़ी वाली है उसका कुछ लेंथ आएगा, उससे छोटी वाली का उसका कुछ लेंथ आएगा, ठीक है, इससे छोटी वाली का उसका कुछ लेंथ है, कर क्या रहे हैं अपन 45 में, ठीक है, इससे छोटी वाले का ऐड कर देंगे, जितनी लकड़ी है 45 सेंटीमीटर की लकड़ी चाहिए होगी ना सबसे लास्ट वाले के लिए, इससे नीचे वाले के लिए थोड़ी कुछ चाहिए होगी, उसका लेंथ ऐड कर देंगे, ठीक है, इसका लेंथ ऐड कर देंगे, ऐसे करते करते 25 सेंटीमीटर तक ऐड करते चलेंगे, ये करना है अपने को। लेकिन एक दिक्कत है अपने पास कि अपने को नंबर ऑफ रंग्स नहीं दिया है, ठीक है, अपने को नंबर ऑफ रंग्स नहीं दिया है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ रंग्स निकाल सकते हैं, और ये भी नहीं दे रखा अपने को कि इसके अगले वाला कितना छोटा होता जा रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम लोग नंबर ऑफ रंग्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकाल सकते हैं, तो मैं चाहता हूं सिर्फ इतना देखो, अभी इतना देखो, ये सीढ़ी का सबसे बॉटम वाला रंग है, ठीक है, ये उसके बाद है, ये उसके बाद है, इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी जब दो बार 25 सेंटीमीटर आ रहा है तो मेरे पास कितना रंग आ रहा है, 3 रंग आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी में मेरे पास 3 रंग है,
ठीक है, रंग मतलब सीढ़ी का पाया। इसी तरीके से चौथा रंग, ठीक है, चौथा रंग 25 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी जब मेरे 75 सेंटीमीटर के लेंथ में मेरे पास 4 रंग आ रहा है, ठीक है, यानी 75 सेंटीमीटर के लेंथ में मेरे पास 4 रंग आ रहा है, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 इज इक्वल टू 75 बाई 25 प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। इससे मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है, कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। 75 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, दो रंग्स के बीच में, तो टोटल कितने रंग्स हैं, 1 2 3 4। 4 कैसे आ रहा है, तो 75 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1। उसी तरीके से पहले और आखिरी के बीच में दूरी कितनी है, तो 2.5 मीटर। तो कितने रंग्स होंगे, 2.5 मीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर प्लस 1, इतने रंग्स होंगे, ठीक है। इतने रंग्स कहने का मतलब ये कितना हो गया, ये कितना सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 250 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 250 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 25 सेंटीमीटर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 11। यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने हैं, यहां से यहां तक मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रंग्स कितने पाए हैं, ऐसे कितने पाए हैं इस सीढ़ी में, तो 11 पाए हैं, ठीक है, 11 पाए हैं। और मुझे क्या पता करना है, मुझे सम पता करना है, 45 प्लस डॉट 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 प्लस 25, ठीक है, 11, ठीक है। कुछ समझ में आ रहा है कहां हम लोग जाने वाले हैं अभी। और ये कह रखा है कि यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यानी इसके बाद वाला जो नंबर होगा, 45 के जस्ट बाद वाला नंबर होगा, वो कुछ नंबर से छोटा होगा, ठीक है। इसके बाद वाला जो नंबर होगा, यहां पर जो नंबर था, इसके बाद वाला जो नंबर यहां पर आएगा, वो इससे भी उतना ही छोटा होगा जितना ये नंबर इससे छोटा था, यानी ये मुझे एक डिक्रीजिंग एपी मिल जाएगा, ठीक है। और एपी में अगर मुझे पहला टर्म पता हो, आखिरी टर्म पता हो, और मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं सम कितना है, 11/2 a प्लस l 45 प्लस 25, ठीक है। तो 11/2 कितना हो गया, ये 70, तो 35, ये कितना हो जा रहा है, 385 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इतनी लंबी लकड़ी मुझे चाहिए, उसको मैं काट के अपने हिसाब से सीढ़ी के पाए बना लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है। The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49, ठीक है। एक रो है, उसमें हाउसेज हैं, सपोज these are the houses, ठीक है। और इन हाउसेज में क्या है, नंबर लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, ऐसे करते करते ऐसे 49 हाउसेज हैं, ठीक है, 49 हाउसेज हैं। Show that there is a value of x such that sum of the number of the houses preceding the house numbered x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. कहना क्या चाह रहा है, एक मिनट देखते हैं, ठीक है। एक हाउसेस का रो है और हर हाउस पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 1 से लेकर 49 तक नंबर लिखा हुआ है, यानी 49 हाउसेज है मेरे पास। अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे बताओ कि बीच में एक हाउस है, ठीक है, हाउस नंबर x, ठीक है, हाउस नंबर x, इससे पहले जितने भी, ठीक है, इससे पहले वाला नंबर क्या होगा, x-1 होगा, ठीक है, और इसके बाद वाला नंबर कितना होगा, x+1। मुझसे क्या पूछ रहा है कि ये शो करो कि कोई ना कोई एक ऐसा x एग्जिस्ट करता है जिसके लिए ये जो नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 अप टू x-1, उनका सम बराबर होना चाहिए x+1 से लेकर 49 तक, यानी x+1 x+2 ... 49,
मुझे ऐसा प्रूफ करना है, ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ होगा सोचते हैं। ये जो x माइनस वन है, इवेंचुअली ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, x प्लस वन भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, और x भी एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी इस सॉल्व करने के बाद ये दोनों सम को अगर मैं इक्वेट करूं और उससे जो मुझे x का वैल्यू निकल के आएगा वो अगर एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर इज द टर्म, तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ सच में ऐसा कोई x एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, इतने से को देखता हूं, फिर बाद में इसको देखूंगा, ठीक है। ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू x माइनस 1। सबसे पहला सवाल, क्या ये एक एपी है? हाँ ये एक एपी है, ये एक एपी है। और क्या पता है, ये सम ऑफ फर्स्ट x माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर है, और मुझे तो इसका फॉर्मूला पता है। x माइनस 1 ऐसे टर्म्स हैं, तो मुझे तो इस सम की वैल्यू पता है। कैसे पता है? x माइनस 1 n इंटू एन प्लस 1, तो n की जगह यहां पर x माइनस 1 है, n प्लस 1 की जगह x हो जाएगा, ठीक है, x बाई 2। समझ में आया ये कैसे आया था? ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए प्लीज, ठीक है। ये देखते हैं, ये एपी है, ये एपी है, हाँ ये एपी तो है, ठीक है, क्योंकि ये एक एपी का पार्ट था, ये एक एपी का पार्ट था। इसका सम कैसे निकालूं? क्योंकि एक एपी है और इसका पहला टर्म x प्लस 1 है और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, इसका आखिरी टर्म l है जो कि 49 है। तो दो तरीके हो सकते हैं निकालने के, ठीक है। या तो मैं पता कर लूं कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, फिर Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा, ठीक है, Sn का फॉर्मूला लगा दूंगा, वो फर्स्ट और लास्ट टर्म वाला, ठीक है। नहीं तो मुझे n पता चल जाए तो मैं दूसरा जो बेसिक फॉर्मूला अपना वो लगा दूंगा। तो पता करते हैं कि इसमें इस वाले हिस्से में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। क्योंकि l 49th टर्म है, तो मैं मान लेता हूं, सॉरी l 49 है और मैं मान लेता हूं कि l nth टर्म है, तो इसका मतलब 49 इज इक्वल्स टू a की जगह क्या आएगा x प्लस 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह क्या आएगा 1, यानी 49 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है। ये 1 1 कैंसिल, इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 49 माइनस x, ठीक है। यानी इस एपी में मेरे पास कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है? 49 माइनस x, ठीक है। तो या तो ये फॉर्मूला लगा दो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, नहीं तो a प्लस l इंटू n बाई 2 वाला फॉर्मूला लगा दो। अभी वही लगाना ज्यादा अकलमंद लग रहा है मुझे। तो इसका मतलब ये सम किसके बराबर हो जाएगा? ये जो सम किसके बराबर हो जाएगा? 49 माइनस x डिवाइडेड बाई 2, 2a कितना है? x प्लस 1, x प्लस 2 प्लस, सॉरी अपन तो a प्लस l वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो a प्लस l, x प्लस 1, फिर से देखो प्लीज, फॉर्मूला क्या था? n बाई 2 a प्लस l था ना, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। इस केस में a कितना है? तो x प्लस 1 और l कितना है? तो 49, ठीक है, तो लगाने जा रहे हैं वही। तो n बाई 2, ये सम कितना होगा? n बाई 2 a कितना है? x प्लस 1 प्लस l कितना है? 49, ठीक है। n की जगह क्या रखेंगे? 49 माइनस x इज इक्वल टू 49 माइनस x बाई 2 50 प्लस x, ठीक है। और ये जो मेरे पास निकल के आया है, ये बराबर है इसके, ठीक है, ये बराबर है इसके। इसका मतलब इक्वेट करते हैं दोनों को, दूसरे पेन से लिखते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू 49 माइनस x 50 प्लस x
बाई 2, पहले 2 कैंसिल करते हैं, खोलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 49 इंटू 50, 49 इंटू 50 प्लस 49x माइनस 50x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये 40, ये कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल हो जा रहा है यहां पर, ये इसको इस तरफ लेके आओ, तो इसका मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 50, ठीक है, यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25, ठीक है। स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो x इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेते हैं, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 30, यानी कि प्लस माइनस 35, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 35, लेकिन x इज इक्वल टू माइनस 35 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोगों को क्योंकि ये किसी हाउस का नंबर है और हाउस का नंबर माइनस 35 अलाउड नहीं है अपने केस में, तो माइनस की पॉसिबिलिटी हटा देते हैं, तो यानी अपना आंसर क्या हो गया, x इज इक्वल टू 35, और x एक पॉजिटिव, x यहां पर क्या निकल के आ गया, पॉजिटिव इंटीजर, तो हाँ ये पॉसिबल है। जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि क्या ये पॉसिबल है, हाँ ये पॉसिबल है। तो सो क्वेश्चन नंबर 5 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, a small terrace of a football ground comprises of 15 steps, each of which 15 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 of meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. ठीक है, तो 15 सीढ़ियां हैं मेरे पास, ठीक है, 15 सीढ़ियां हैं इस तरीके से, 15 सीढ़ियां हैं मेरे पास, 15 सीढ़ियां हैं, ठीक है। 15 सीढ़ियां तो मतलब हर सीढ़ी की कह रहा है कि लंबाई, सपोज ये सीढ़ी का सबसे पहला हिस्सा है, ठीक है, इसके बाद सपोज इमेजिन करो कि इसके बाद सीढ़ी है, तो फिर सीढ़ी का अगला स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ ऐसा हो जाएगा, तो सीढ़ी का सबसे पहला स्टेप की लंबाई कितनी है, तो कितनी है, 50 मीटर लंबाई है इसकी, ठीक है, ये लंबाई 15 मीटर है, ठीक है, ये जो हाइट है इसकी 1/4 मीटर है, और ये हिस्सा 1/2 मीटर है, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रहा है, ये जो मेरा पहला सीढ़ी है ये कुछ आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, आगे की तरफ आ रहा है, तो उसका शेप कितना है, शेप कैसा है, एक क्यूबॉइड शेप है, उस क्यूबॉइड का लेंथ कितना है, तो 50 मीटर, ठीक है, उसका हाइट कितना है, उसका हाइट राइज कितना है, तो 1/4 मीटर, 1/4 मीटर, ठीक है, और ये ट्रेड कितना है, 1/2 मीटर, ठीक है। और तो ये सीढ़ी का जो तीसरा एज जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, वो सामने की तरफ निकला हुआ है, ये, ठीक है, सीढ़ी कुछ 3 डायमेंशन में होगी ना, तो ये हिस्सा, ये जो लेंथ है इसकी, ये कितना, इसका डायमेंशन कितना है, तो 50 मीटर, ठीक है, और क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो पहले वाले हिस्से का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो क्या कहूंगा मैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप इज इक्वल्स टू, क्योंकि क्यूबॉइड का हिस्सा था, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि 1/4 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 50 मीटर, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही लिखे रहते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब। दूसरा वॉल्यूम, ठीक है, दूसरा जो यहां पर जब पहुंचोगे, ठीक है, यहां पर जब पहुंचोगे तो पहले के जैसे 2 क्यूबॉइड हो गया कि नहीं अब, ठीक है, एक क्यूबॉइड बेस हो गया, दूसरा क्यूबॉइड टेरेस का काम करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरे वाले का हाइट कितना हो गया, तो 1/4 मीटर प्लस 1/4 मीटर, ठीक है, कितना हो गया ये 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/2 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ सेकेंड स्टेप कितना हो गया, 1/2
2 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो तीसरा टेरेस, ठीक है, ये वाला, इसमें ऐसे तीन क्यूबॉइड होंगे कि नहीं? 3 क्यूबॉइड होंगे इसमें। ठीक है, ऐसे 3 क्यूबॉइड होंगे। उस क्यूबॉइड का लेंथ कितना होगा? 50 मीटर। ठीक है, ये सपोज ये ट्रेड कितना होगा? 1/2 मीटर। ठीक है, और हाइट कितनी होगी? तो 1/4 मतलब 3/4। तो यानी वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्टेप कितना हो रहा है? 3/4 इंटू 1/2 इंटू 50 मीटर क्यूब। इस 1/2 को अगर मैं 2/4 लिखूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसी तरीके से फोर्थ स्टेप का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 4/4 हो जाएगा। फिफ्थ स्टेप का 5/4। इसी तरीके से मेरे पास, ठीक है, इसी तरीके से मुझे क्या करना है, अगर मैं सबको ऐड कर दूं, हर एक स्टेप का वॉल्यूम ऐड कर दूं, तो मुझे टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट पता चल जाएगा जितना मुझे चाहिए। ठीक है, यानी कि 1/4 इंटू 1/2 इंटू 50 प्लस 2/4 इंटू 1/2 इंटू 50 प्लस 3/4 इंटू 1/2 इंटू 50। ठीक है, ऐसे ही करते करते 15 बार। ठीक है, 15 बार। अच्छा, ऑब्जर्व करें फिर से, अगर मैं 1/2 इंटू 50 को पूरे में से कॉमन निकाल लूं, तो पूरे सम में से कॉमन निकाल लूं, तो 1/2 इंटू 50। ठीक है, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने? 15। ठीक है, अगर मैं 1/4 को कॉमन निकाल लूं, तो 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे कितने? तो 15। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट 15 पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहा है कि नहीं? फॉर्मूला लगाओ इसका फिर जल्दी से। 1/2 इंटू 50 इंटू 1/4 इंटू 15 इंटू 16/2। ठीक है, ये होगा ये होगा, तो यहां से ये इतना कट गया, यहां से कितना है? 750 मीटर क्यूब। ये आंसर आया। समझ में आया कि नहीं? समझ में समझ में आ जाना चाहिए यार। ठीक है, चलो एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा पहले क्वेश्चन में डेटा जितना है पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, जितने भी हिडन डेटा है उसको भी निकाल लेते हैं। हिडन डेटा कैसे निकलेगा? हिडन डेटा निकलता है इक्वेशन सॉल्व करके, और फिर उन्हीं इक्वेशंस से जो डेटा निकलेगा बेसिकली उसी का ज़्यादा यूज होता है हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करने में अपने। ठीक है, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।